हेलो दोस्तों। आज है 25 जून और अब हम जा रहे हैं जो करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आज हम देखेंगे कि 25 जून को यानी आज के दिन कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानना उन्हें ज़रूरी है और उनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इमरजेंसी से संबंधित है यानी आपातकाल से, जिसको लेकर जो है अभी जो है 25 जून को ही, क्योंकि 1975 में लागू किया गया था तो अब जो है इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इमरजेंसी को किस प्रावधान के यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था, इसका क्या प्रभाव था, इसको लगाने की वजह थी क्या, और फिर इसके बाद जो है क्या इसका असर पड़ा। ठीक है, पॉलिटिकल स्फेयर में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ा या न्याय पालिका पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वैश्विक स्तर पर एसडीजी रैंकिंग यानी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित जो रैंकिंग है जो कि हर साल निकाली जाती है, जिसमें जो इनके गोल हैं सतत विकास लक्ष्य के जो डिफरेंट गोल और टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में किसी देश की क्या प्रगति हुई है उसको मापने के लिए हर साल जारी की जाती है। और इस गोल या इस रैंकिंग में इस बार एक खास बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि इंडिया जो है टॉप 100 जो देश हैं उनमें शामिल हो गया है, यानी इंडिया की रैंक जो है वो 100 से कम आ गई है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक मंदिर में 15वीं सदी का मूर्तिकला दीपक मिला है, यानी कि जो दीपक मिला है उस पर मूर्तियों की स्थापना की गई है या मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी मूर्तियां उकेरी गई हैं, किस धर्म से संबंधित है और किस प्रकार से उस समय, क्योंकि किसी भी जो प्राचीन काल की जो वस्तुएं मिलती हैं उनसे उस समय की आर्थिक, भौगोलिक और फिर उसके बाद धार्मिक विश्वास और फिर वहाँ पे जो वहाँ की आर्थिक प्रगति या फिर उससे जो है वहाँ की वास्तुकला या इन जो डेवलपमेंटल आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होता है, इन सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं हमें उससे जानकारी मिलती है, इसलिए जो खोज होती है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद उसमें जो प्रयुक्त मटेरियल होता है या प्रयुक्त सामग्री होती है उससे भी हमें वहाँ की जो तकनीकी प्रगति के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है या ब्रॉन्ज मूर्ति, तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी टेक्नोलॉजिकल जो प्रगति थी या तकनीकी प्रगति किस प्रकार की थी कि उन्होंने कांसा बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। जगह भी वो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में भी वो उन जगहों के बारे में सीधे सीधे पूछ लेता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नारायण गुरु और गांधी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो वार्तालाप जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी उसके बारे में है, क्योंकि आज ही के दिन हुई थी और इसमें जो है कहीं ना कहीं आगे की रूपरेखा को जो निर्देशित करने के लिए एक अहम कड़ी साबित हुई थी। इसी के बाद जो है गांधी जी द्वारा और अपना जो अस्पृश्यता संबंधी या अछूत समाज से संबंधित या दलित वर्ग से संबंधित जो उनके अभियान थे उनमें एक तेजी लाई गई। और अगर आप इस दलित वर्ग के उत्थान से संबंधित अगर लोगों के बारे में बात करें तो नारायण गुरु, गांधी जी, अंबेडकर, इन लोगों का जो है वो पहली श्रेणी में या प्रथम श्रेणी के ये लोग हैं कि जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है इस क्षेत्र में विकास के लिए या दलित नागरिकों के उत्थान के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CART कोशिकाएं, या इसमें इस टॉपिक में हम देखेंगे कि CART कोशिकाओं से संबंधित न्यूज़ क्या है और फिर ये किस प्रकार जो ये खोज हुई है या जो नवोन्मेषी जो नवाचार हुआ है तो उससे किस प्रकार से जो अभी कैंसर के केस बढ़ रहे हैं तो उनमें जो उनको कम करने के लिए या उनका उपचार या रेमेडीज के लिए किस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। ये इफेक्टिविटी यानी प्रभावशीलता तो इससे होगी, बढ़ेगी, साथ में जो सस्ती भी ये होंगी, तो जिससे जो है आम इंसान को भी उपलब्धता हो जाएगी आगे। तो अब हम डिटेल में जानते हैं सारे टॉपिक्स को। आपातकालीन घोषणा के 50 वर्ष के बारे में सबसे पहले हम इसको डिटेल में भी अगले एक जो मेंस से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ हम उन्हीं को ज़्यादातर देखते हैं, उन टॉपिक्स को जो प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से या प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कब लागू हुई थी? 1975 में। ठीक है, और फिर ये आपका 21 मार्च 1977 तक चली थी, मतलब लगभग जो है कहीं ना कहीं 2 साल तक
ये चली थी। ठीक है, अब राष्ट्रीय जो ये राष्ट्रीय स्तर का आपातकाल था, तो राष्ट्रीय जो स्तर का आपातकाल होता है वो 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, जैसे किसी देश के साथ युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण कोई होता है, या फिर आंतरिक अशांति होती है। ठीक है, पहले जो है आंतरिक अशांति था, फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन से, यानी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद जब जनता गवर्नमेंट सरकार में आई, तो वो जो 42वें संविधान संशोधन को निरस्त करने के लिए उसके जो कठोर प्रावधान थे उनको हटाने के लिए जो प्रावधान लेके आया गया, वो 44वें संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जो है उस आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह के साथ जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिससे जो है उसको और कठोर बनाया गया कि कोई भी आसानी से ये कार्य, मतलब इन शक्तियों का दुरुपयोग ना होने पाए। साथ में इसके लिए लिखित सूचना या लिखित सहमति की भी अनिवार्यता कर दी गई, और साथ में इसमें यह भी किया गया कि सिर्फ सलाह देने से नहीं, आपको लिखित नोट देना होगा इमरजेंसी के लिए, और जो है ये कार्य कैबिनेट ही सिर्फ कर सकती, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की लीडरशिप में कैबिनेट की सहमति होनी चाहिए, यानी कि पूरे मंत्रिमंडल की सहमति से ही ये लागू किया जा सकता। और फिर अन्य प्रावधान लागू किए गए थे, जैसे 2 महीने की जगह 1 महीने कर दिया गया था, और मेजॉरिटी की बात कर दी, स्पेशल मेजॉरिटी लगा दिया गया था ऐसे आपातकाल के लिए। तो उन सारी चीजों को भी आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये जानते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था। ठीक है, ये संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है इसको देख लीजिएगा। एक जो है आपका 352 है, एक जो है 356 है, एक जो है 360। ठीक है, ये 3 ही मेन ज्यादा है, क्योंकि एक जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से, ये राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, जो राज्यों में जो संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण लगाया जाता है। और फिर 360 यानी 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। ये इसलिए हम बार बार बताते चलते हैं कि आपको अभी आगे भी जबकि चलेगा, तो जिससे आपका रिवीजन होता रहे, और आपके दिमाग में एक बार जब कोई भी पॉइंट रिपीटेशन के साथ आता है तो वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं याद आ जाता है। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है, सिर्फ बार बार आपको कोई चीज बताने का। तो इसमें क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति जो है निम्नलिखित आधारों पर इसकी राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा करता है। जैसे क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इसको जो है 44वें संशोधन के साथ हटाया गया। पहले जो है आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था। ठीक है, तो युद्ध अगर पूछ दिया जाए कब हुआ, तो युद्ध का जो हुआ था वो जो है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय किया था। बाह्य आक्रमण का जो आपातकाल लगाया गया था वो चीन के साथ, जब चीन ने एक तरफा आक्रमण कर दिया था तो उस समय इस प्रावधान को यूज किया गया था। और 75 के समय, 1975 के समय सशस्त्र विद्रोह प्रावधान को यूज किया गया था। ठीक है, प्रक्रिया क्या है कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसा कि बताया था, सिर्फ प्रधानमंत्री की अब नहीं चलेगी। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन से किया गया। उसके पहले जो है 44वें संशोधन के पहले सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये लागू होता था। उसके लिए कोई लिखित सिफारिश की जरूरत नहीं होती थी, ना ही मंत्रिमंडल की सहमति होती थी। लेकिन अब क्या किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल होना चाहिए और लिखित सिफारिश होनी चाहिए। मंत्रिमंडल को आपको जब आगे पॉलिटी के चैप्टर में बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और इनकी संरचना, इनकी कार्यप्रणाली, इन सारी चीजों को, इनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, इनके में खामियां क्या है, क्या सुधार की संभावना, ये सारी चीजें आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी इस पॉइंट से रिलेटेड देखते हैं। पहला तो ये प्रोसेस में, फिर उसके बाद क्या है कि इसको 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब अनुमोदित कर दी जाती है तो ये 6 महीने तक लागू रहती है। फिर 6 महीने के बाद अगले 6 महीने के बढ़ाने के लिए फिर से सेम प्रोसेस संसद को पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पास करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये समझिएगा कि 3 प्रकार की मेजॉरिटी होती है। एक साधारण सिंपल मेजॉरिटी, इसको हम बहुत 1 मिनट आपका लेंगे। ठीक है, साधारण, ठीक है, अब फिर उसके बाद विशेष, और फिर इसके बाद तीसरी होती है राज्यों की सहमति। इस तरह से बस देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये साधारण वाले में क्या होता है कि जितने अवेलेबल है
और उनकी मेजॉरिटी, जैसे कि अगर 200 लोग जो है अवेलेबल हैं वोटिंग के समय, तो 200 में तो 100 प्लस 1, तो 101 लोग अगर पास कर देते हैं तो वो बिल जो है पास कर दिया जाए, बशर्ते कोरम जो है, मिनिमम कोरम जो है यानी गणपूर्ति या मिनिमम जो प्रोसीडिंग के लिए जो एक मिनिमम सदस्यों की या न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो होनी चाहिए। बाकी ये खत्म हो जाता है, जैसे कि जनरली 10% है, तो अगर 50 से ऊपर है तो लोकसभा या 45 से ऊपर है तो लोकसभा अपना कार्य प्रोसीड कर सकती है। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी के लिए सिर्फ यही प्रावधान है कि जितने अवेलेबल हैं या मतलब उपलब्ध हैं और उनमें से जितने मेजॉरिटी में दे देते हैं तो पास हो जाता है। विशेष बहुमत में क्या है, विशेष बहुमत में टफ हो ज्यादातर प्रावधान जो संविधान संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत के तौर पर ही होते हैं। विशेष बहुमत में क्या करते हैं, पहले क्या होता है कि हाफ या आधे, ठीक है, ये सिंपल में याद, आधे का मतलब ये है कि अगर आपके 500 लोग, अगर 500 मेंबर हैं लोकसभा में तो 500 का मतलब कि 250 तो ऑलरेडी होने चाहिए, 250 का मतलब आधे, ठीक है। तो 250 किसी भी हालत में, ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि दूसरे क्लास में इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है। फिर दूसरा क्लास क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप ये मानिए कि अगर 300 लोग हैं, ठीक है, अब वहां पर मतलब 300 की ही क्षमता है अपने लोकसभा की, ठीक है। तो 300 में से पहली शर्त यह है कि 150 लोग मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, जिनको पास करना होगा, सपोर्ट में देना पड़ेगा वोट, ठीक है। पहला तो ये क्लास हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि 2/3, यानी कि अब जो अवेलेबल, अगर मतलब ये 300 तो टोटल क्षमता हो गई, तो 300 में से क्या होगा कि 150 आधे, तो 150 की तो मिनिमम एक क्लास पूर्ति कर रहा है कि 150 अगर लोग जो हैं सपोर्ट में वोटिंग कर रहे हैं तो वो पास कहलाएगा एक पार्ट। फिर उसके बाद दूसरा क्या प्रावधान है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अवेलेबल और वोटिंग होगी। तो जैसे 300 तो टोटल थी, लेकिन अगर 300 की जगह अगर मतलब मान के चलिए कि आप 200 जो है उस दिन अवेलेबल और वोटिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो 150 तो पहले करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसमें से 2/3 का मतलब कि 200 अवेलेबल जो है, इनमें से इनका जो है 2/3 लोगों को इसको सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल की तरह बताया है। वैसे जो 545 होते हैं तो 545 का मतलब कि लगभग 272 लोग जो हैं आधे के हिसाब से उनको पास करना होगा। फिर जो लोग अवेलेबल होंगे और जो वोटिंग होगी उनका जो है 2/3 लोगों को सपोर्ट में या समर्थन में वोट देना होगा, तो वो 2/3 से ये विशेष बहुमत कहलाता है। फिर राज्यों के साथ कुछ जो होता है उसमें क्या होता है, जब कोई भी ऐसे प्रावधानों में चेंजेस लाया जाता है या बदलाव लाने के प्रयास किया जाता है जिसमें राज्यों की भी भूमिका होती है और संघवादी स्ट्रक्चर या फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, जैसे राष्ट्रपति की शक्ति में कोई परिवर्तन या 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं जिसमें राज्य विषय, केंद्र के लिए विषय या समवर्ती विषय हैं, तो उनमें कोई बदलाव लाया जाता है, जैसा कि आपने जीएसटी के भी केस में देखा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें राज्यों की शक्तियों से संबंधित था और संघवादी जो स्ट्रक्चर या संरचना था उसमें बदलाव ला रहे थे। तो उसमें क्या किया था, राज्यों के भी, तो राज्यों का क्या होता है कि कम से कम जो है आधे राज्य भी सपोर्ट करने चाहिए। इसमें क्या होता है कि राज्यों को अपने यहाँ सिंपल मेजॉरिटी से पास करना रहता है, यानी साधारण बहुमत से बिल को पास करना रहता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे वो अपने जो संशोधन विधेयक होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा इस तरह। बाद में फिर अगर जो लोग कोर्स में शामिल हैं उनके तो पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन बाद में कोई लेक्चर बना के इसमें पूरा आपको डिटेल में समझा देंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा। अब क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या हुआ, इससे क्या सिंपल सा कि जब कोई आपातकाल में क्या होता है कि केंद्र के पास जो है राज्यों की शक्तियां चली जाती हैं या केंद्र अपने आप में राज्यों की शक्तियां ले लेता है, तो अब क्या है, इससे संघवादी संरचना जो है सीधे सीधे डायरेक्ट कमजोर होगी। तो ये पहला पॉइंट अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे किसी भी मामले में वो राज्यों को निर्देश दे सकता है, डायरेक्टिव दे सकता है, वहां राज्य विषय पर इवन कानून भी बना सकता है, ठीक है। तो ये पहली चीज। फिर दूसरा क्या, सीधे जो अब नागरिक परिप्रेक्ष्य से देखें या नागरिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके क्या होगा, मौलिक अधिकारों पर रोक लग जाएगी या उनको कम किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 19 जो है अपने आप जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है उसी टाइम निलंबित हो जाता है। बाकी जो है जो आर्टिकल 359 के तहत 358 ये
ये दोनों में देख लीजिएगा डिफरेंस, क्योंकि क्या होता है कि आर्टिकल जो 358 होता है उसमें जो है आर्टिकल 19 के बारे में बात की गई, तो उसमें वो स्वयं जो है सस्पेंड हो जाता है या निलंबित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 359 में उन प्रावधानों का जिक्र है जब ये लागू होता है, लेकिन अलग से राष्ट्रपति द्वारा उसको लेकर अनुमति या अनुशंसा दी जाती है या सर्कुलर जारी किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इन भी कंडीशन में, यानी किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को छोड़कर सारे प्रावधान लागू किए जाते हैं। इनको किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देखा गया था कि आर्टिकल 20 का, एक बार बाद में हम डिटेल में, अभी फिर लंबा हो जाएगा, आर्टिकल 20 का और 21 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग जो है इमरजेंसी के टाइम में, यानी 1975 से 77 के बीच में हुआ था, जिसमें आप पॉलिसीज पढ़ेंगे उस समय की सरकार की तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो इसीलिए 44वें संविधान, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद जो है 20-21 को किसी भी हाल में सरकार या सत्तावादी जो शासन करता है वो इनको छेड़ नहीं सकते। ये चीज क्लियर हो गई ना। फिर ये मौलिक अधिकार से संबंधित ये तीनों आ गए आपके पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसको जो है एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, जब आपातकाल समाप्त हो जाता है, जैसे कि आज आपातकाल समाप्त हो गया है, तो आज से 6 महीने बाद तक ये चीजें चल सकती है या लोकसभा स्थगित रह सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर जो है लोकसभा का जो है चुनाव कराना होगा और वो उसको पहले की तरह लोकसभा का संचालन होना जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर इसके इतिहास में उदाहरण की बात करें कि आपातकाल कब लगाया गया, तो 1962 में जो लगाया था भारत चीन युद्ध के चलते लगाया गया था, जिसमें चाइना ने एक तरफा अटैक किया था, जैसे पहले ही बता चुके हैं। तो ये बाहरी आक्रमण के तहत लगाया गया था। फिर दूसरा जो 1971 में भारत पाक युद्ध के चलते लगाया गया था, 1975 से 77 के बीच में जो है आंतरिक अशांति को लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाया गया था। यह भी याद रखिएगा कि इस समय प्रेसिडेंट जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो कभी पूछ सकता है बाय द वे। ठीक है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में देखा गया कि अक्सर वो इस तरीके के नए जो फैक्ट्स हैं वो जोड़ देते हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो याद रखिएगा। ठीक है, फिर आंतरिक ये एक फैक्ट के लिए जो 44वें संशोधन के तहत जो है ये आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया। मतलब जो कोई भी इस तरीके का विद्रोह जो शस्त्र के साथ किया जाए, ठीक है, तो उसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। जब ऐसी हालत होगी तभी होगा। मेयरली मतलब सिर्फ आप आपातकाल किसी विरोध प्रदर्शन के चलते या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के चलते आप नहीं लगा सकते, जैसा कि 1975 में देखा गया था। चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे गुजरात में मूवमेंट है, तो वो सारे जो, क्योंकि वो गांधीवादी वो शांतिवादी थे, उसके बाद जो है वो इस तरीके के नहीं प्रोटेस्ट थे जिनको लेकर आपातकाल लगाया जा सके। लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे वजह ये थी कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था 1971 का, उसको जो है 1975 में ही 12 जून को, ये 25 जून को लगाया गया था ना। तो ये हुआ ये था कि 12 जून को जो कोर्ट ने दे दिया था कि इनके जो इलेक्शन हुआ है 1971 में, जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस है, उसमें ये बोल दिया था कि इनका जो इलेक्शन है वो नल एंड वाइड है और उसमें मैल प्रैक्टिस या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इलेक्शन में किया गया है इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ऐसी अवस्था में उनके जब इलेक्शन को ही नल एंड वाइड कह दिया गया था, तो जब प्रधानमंत्री की ही कुर्सी नहीं रही, जब उनका इलेक्शन नहीं रहा, वो सदस्य नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में एक शून्य की स्थिति हो गई थी और लोगों द्वारा यानी आम जनता द्वारा जो है इंदिरा गांधी से इस्तीफा के लिए दबाव डाला जाने लगा था। तो ऐसे दबाव के स्थिति में उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय जो है आपातकाल का मार्ग चुना और आपातकाल लगाया। फिर जिसके बाद उनके जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने भी कई इस तरीके के कार्य किए जो नहीं होने चाहिए थे या फिर जो प्रतिकूल थे एक संघवादी संरचना या संवैधानिक मूल्यों के आधार पर, जो गलत थे, उनको जो अपनाया। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्रक्स था। इसी वजह से इन्हीं चीजों को देखते हुए जब आगे जनता गवर्नमेंट आई या जनता सरकार का शासन आया, जो कि कई दलों से मिलकर बना हुआ था, तो इनका जब शासन आया तो उन्होंने सबसे पहले 44वां संशोधन लेके आए, जिसमें इन्होंने 42वें संशोधन की, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो 42वां संशोधन है इसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है,
मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस करने के प्रयास किए गए। इवन न्यायिक शक्तियों पर भी कमी लाने के प्रयास किए गए, मौलिक अधिकारों को जो है कम किया गया, और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं वरीयता दी गई मौलिक अधिकारों के ऊपर, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, तो उन सारे प्रावधानों को मतलब एक तरह से उनके जो प्रभाव थे उनको कम करने के लिए, या मतलब उसके अपोजिट लाने के लिए फिर बाद में 44वां संशोधन लाया गया। लेकिन जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान से रिलेटेड आपको जानना है वो ये है कि उसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, कैबिनेट की लिखित मंजूरी की गई, और प्रधानमंत्री की जगह अब कैबिनेट की सहमति यानी मंत्रिमंडल की सहमति अनिवार्य कर दी गई। फिर जो है किसी भी हाल में अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं छुआ जा सकता, यानी उनको कम नहीं किया जा सकता, यानी इन मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपातकाल के प्रकार, जिसके बारे में बात कर लिया हमने। 352 के बारे में कर लिया। अगर 356 की बात करें शॉर्ट में, तो यह संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए होता है। ठीक है, फिर यह राज्य में ये कई तरीकों से लगाया जा सकता है, या फिर जैसे इसको तब भी लगाया जा सकता है, उसको भी संवैधानिक आपातकाल ही कहते हैं, जब कोई मतलब कोई सरकार बनाने लायक कोई दल ना हो, कोई ऐसी स्थिति ही ना आए कि वहां पे सरकार बने, या फिर संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर राज्य कार्य नहीं करते हैं। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एसआर मुंबई केस में और फिर बहुत से केसेस में इससे संबंधित प्रावधान भी बनाए गए हैं कि मतलब किन किन चीज़ों में गवर्नर जो है रिकमेंडेशन दे सकता है, और फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल के मतलब घोषणा करता है राज्य में। किसी ये इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में पूरे देश में या किसी क्षेत्र में लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति आपातकाल जो या संवैधानिक आपातकाल जिसको 356 के तहत लगाया जाता है, तो जिस राज्य में लगाया जाता है उस पर्टिकुलर राज्य से संबंधित होता है। इसमें भी वही सेम है कि राष्ट्रपति जो है राज्य के कार्यकाल या जो कामकाज है या प्रणाली है उसको जो है अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, या अपने अनुसार संचालित करता है। इसमें वो कोई अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है या अपना कोई भी अपना खुद से संचालन कर सकता है। ठीक है, फिर उसमें क्या था कि 1 महीने के अंदर अनुमोदन की आवश्यकता थी। इसमें क्या है कि 2 महीने के अंदर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। इसमें जो है साधारण बहुमत से ही पास किया जा सकता है। अब फिर बाकी 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए हर बार जब अनुमोदन मिल जाता है तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड जो एसआर मुंबई जैसे केस की बात की थी, तो ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि अक्सर इसमें देखा गया कि जो इस प्रावधान का बहुत ज्यादा केंद्रीय सरकारों द्वारा खासतौर से 1967 के बाद से, ठीक है, 1967 तक तो केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन 1967 के बाद से धीरे धीरे जो है जैसे देखा गया है कि रीजनल या क्षेत्रीय दलों का भी उद्भव हुआ और केंद्र में अलग और राज्यों में अलग सरकारों का गठन होना शुरू हुआ, वैसे में जो है इस प्रावधान का सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया। ठीक है, तो अब फिर थर्ड जो आता है हमारा क्या है कि 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति, इसमें वित्तीय स्थिरता और साख के संबंध में आपातकाल जारी किया जाता है। फिर ठीक है, ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। ठीक है, अभी तक कभी भी ये लागू नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू किया गया है और राज्य या राष्ट्रपति शासन राज्यों में कई बार, वो 100 से ज्यादा बार अगर टोटल में देखें तो लगाया जा चुका है। लेकिन जो अपना वित्तीय आपातकाल है वो आज तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसमें भी वही है कि 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रयोग नहीं किया। इसमें क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, इवन ज्यूडिशरी भी कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि न्यायपालिका का नहीं कम किया जा सकता, लेकिन इसमें क्या है, न्यायपालिका के भी जो सैलरी है या वेतन भत्ते, ये सारी चीजों में कटौती किया जा सकता है। ऐसे में जो राज्यों को केंद्र द्वारा अनुदान दिया जाता है, जो कि ज्यादातर राज्य वित्त आयोग केंद्रीय जो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की जो अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है या बंटवारा किया जाता है, उसमें भी कमी ला सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान इंपॉर्टेंट है जो आपातकाल से संबंधित है और आपको जानने चाहिए। अब ये शॉर्ट में उसी चीज को बार बार फिर से लिख दिया है कि रिपीटेशन हो कि राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल या राष्ट्र, ये तीनों किस तरीके से लगाए। ये राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में शासन 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। ठीक है, ये वर्ड से ही डिफाइन है किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है, कितनी बार लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इसको कौन निकालता है। ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र का ये गोल है, ये सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इंडिया ने पहली बार जो है 100 के अंदर जो प्रवेश कर लिया। टोटल देश जो थे 193 थे, जिसमें भारत का स्थान जो है 99वां स्थान भारत ने प्राप्त किया हुआ। ठीक है, तो अब क्या है कि 99वां जो स्थान है 2025 में है। ठीक है, 2024 में जो है 109 था, तो कहीं ना कहीं 10 अंकों की उछाल या 10 जो रैंक है 10 रैंकों की ये उछाल है। ठीक है, आप देखेंगे कि 2023 में 112वीं थी और 2022 में जो है 121वीं थी, यानी बहुत ज्यादा इंडिया ने ये कार्य किया है। अब इसके पीछे अगर समग्र स्कोर देखें इंडिया का, तो इस साल जो है 67 रहा है स्कोर, और क्षेत्रीय देशों से अगर तुलना करें कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला था, तो उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से कभी कभी दक्षिण एशियाई देशों को ही सामने रखकर इंडिया की रैंकिंग को तुलना करके प्रीलिम्स में सेंटेंस बना सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश की रैंक है 114, पाकिस्तान की 140 है, यानी ये लोग जो है भारत से बहुत पीछे हैं। यहीं पर मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन लोगों की जो रैंकिंग इंडिया से आगे है। इसके पीछे बहुत ज्यादा वजह है कि ये तो छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो अभी अगर दिल्ली की रैंकिंग निकाले या सिर्फ तमिलनाडु की या गोवा की रैंकिंग निकालें, तो गोवा जो है यूरोपियन देशों से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन जब भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो भारत एक बड़ा देश है, जो है विश्व की जो है लगभग 18 से 20% आबादी जिस देश में रह रही है, इतना छोटा क्षेत्रफल है, हर इतनी समस्याएं, उसके बाद इतने जो बाहरी विचलन आ रहे हैं या सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट या डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, इन सारी चीजों को लेकर भी भारत ने जो अपनी रैंक लाई है, उस हिसाब से अगर देखें तो जो प्रयास है भारत का पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में, जैसे गरीबी उन्मूलन या भुखमरी में कमी या रोजगार में बढ़ोतरी या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बढ़ावा हुआ, जो आप रिपोर्ट देखते हैं उससे मत अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा। सरकार काम कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, उसकी वजह यह है कि पहले इससे ज्यादा होता था, लेकिन अभी क्या है, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। अभी क्योंकि आईटी का बूम चल रहा है, एक आईटी के लोगों का पेनिट्रेशन है, तो जो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जो छोटी सी घटनाएं हो रही हैं, वो भी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं। पहले क्या होता था कि दिल्ली के बाहर जो है नोएडा, गुड़गांव में जो कार्य होते थे, वो भी दिल्ली या मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते थे, और छत्तीसगढ़, झारखंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अभी क्या है कि अगर झारखंड के छोटे से शहर में भी अगर कुछ ऐसी घटना हो रही है, तो वो रिपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेटा ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रयास किए गए हैं सुधार के और उन्नति लाने के, जो कि अगर आप सफर करेंगे, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको सड़कों पर भी दिखेगा, हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। इवन आप अगर सरकारी ऑफिसेज में भी जाएंगे, तो अगर आप 20 साल पहले गए होंगे और आज जाएंगे, तो सरकारी ऑफिसेज में भी आपको एक कायाकल्प की तरह से दिखेगा कि वहां पे जो वहां का इंफ्रा है, जो वहां पे सेवाएं प्रदान की जा रही है, उन सारी चीजों में बदलाव दिखेगा। इन्हीं सब वजहों से देख रहे हैं हम कि जो एसडीजी गोल है या लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत के या एचडीआई इंडेक्स में है, भारत की स्थिति जो है लगातार कहीं ना कहीं सुधार होता जा रहा है। तो अब हम आते हैं कि इन जो सुधार है, जो भारत की रैंकिंग 99 आई है इस साल, तो उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे गरीबी उन्मूलन, जो कि अभी आया भी था रिपोर्ट कि इंडिया जो है 5% तक अपनी गरीबी दर लेके आ गई, जो कि कुछ सालों पीछे अगर चले जाएं तो ये लगभग 22% थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने जैसे एलपीजी स्कीम है या मनरेगा स्कीम है, इंद्र जो आवास योजना से संबंधित योजना है, स्लम डेवलपमेंट से योजना है रिलेटेड, मुद्रा स्कीम है, फिर नए नए स्टार्टअप इंक्यूबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर छोटे ऋण जो है उनको बढ़ावा दिया, बैंकों के लिए अलग टारगेट निर्धारित किया गया है, और फिर इनके कार्यप्रणाली को भी डाइवर्सिफाई किया है, फिर यूज ऑफ आईटी को बढ़ाया है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि गरीबी में एक कमी आई है,
क्योंकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया। इसमें जो है डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है या डीबीटी, जिसे जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भी कहते हैं, तो उसने भी एक मतलब आधार का काम किया है, जिससे लोगों के पास जो है मनी सरकार द्वारा या मुद्रा की आपूर्ति सरकार द्वारा आसानी से की गई है, और इससे जो लीकेज या रिसाव या करप्शन में भी कमी आई है। फिर दूसरा क्या है, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच के बारे में अगर देखेंगे तो इंडिया लगातार अपने सोलर हो या फिर पवन ऊर्जा क्षेत्र हो या फिर न्यूक्लियर क्षेत्र हो, जो स्वच्छ ऊर्जा से चल रहे हैं उनको बढ़ावा दे रही है, या स्वच्छ तकनीक पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ कोयला आधारित जो दहन इंजन है या कोयला आधारित जो पावर प्लांट है, उनमें कहीं ना कहीं लगातार कमी ला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी कई एक्ट आए हैं, कई, आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले जो है आज से 10 साल पहले आज 10 साल बाद कहीं ना कहीं जो आर्द्र भूमियों की रामसर वेटलैंड जो हैं उनकी संख्याएं डबल कर दी गई हैं। इसी की वजह से हमने देखा है कि वन क्षेत्र में भी अगर एक्यूमुलेटिव देखा जाए या टोटल देखा जाए, तो जो वनों की स्थिति के से संबंधित रिपोर्ट आई थी उसमें भी भारत में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। इसी वजह से आप टाइगर रिजर्व की भी बात करें तो टाइगर रिजर्व बढ़ाए गए, टाइगरों की संख्या की बात करें वो भी देखिए तो अभी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए भी सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। फिर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी की क्षेत्र की बात करें या आवास की या बुनियादी ढांचे में प्रगति की बात करें, तो इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भी सरकार द्वारा लगातार स्कीम पे काम किया जा रहा है। और उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्कीम्स में कमी है उनको जो है बीच बीच में चेंज किया जा रहा है। ये नहीं कि कोई स्कीम अगर आज निकाल दी गई और उसके जो प्रोविजन है वो वही बने रहेंगे स्टैटिक की तरह कि 10 साल तक वही रहेंगे, वैसा नहीं है। सरकार जो है किसी स्कीम में हमने देखा है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर ही उसके कुछ प्रोविजन ऐड किए गए और उनके कुछ प्रोविजंस को निकाला है। ठीक है, जैसे अभी जो बिडिंग का सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है। फिर जो ओपन नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया। आवास के लिए जो ग्रामीण बुनियादी विकास आवास या शहरी आवास को लेकर जो बढ़ावा दिया गया, उसमें जो है 2-3 पहलुओं पर ज्यादा लगातार मतलब पैरेलल में या समानांतर रूप से जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय स्कीमों के साथ साथ जो म्यूनिसिपल जो नगर पालिकाओं की स्कीम है वो भी आवास को लेकर बढ़ावा दे रही हैं। तो इसमें क्या है कि अब ट्रांसफर भी डायरेक्ट पैसा किया जा रहा है, साथ में उन्हें जो है मॉनेटरी हेल्प दी जा रही है। अब कोई ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं कर दिया गया है कि अगर कोई आवास बना रहा है सरकारी सहायता से तो उसको उसी डिजाइन में बनाना है, या मतलब डाइवर्सिफाई अप्रोच रखा है कि आपको जो पैसा मिलता है आपको बनाना रहता है, आप उसमें जो है खुद का भी पैसा लगा सकते हैं और थोड़ा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो आप देखिए कि आपको हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन की न्यूज आपको मिल जाएगी। इसी से आप समझ सकते हैं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों की हालत में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और खासतौर से हम जो चीज देखते हैं हम सिर्फ उसी के बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर साउथ के स्टेट की बात करें तो वहां पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप थी सड़कें। लेकिन अगर आप यूपी में या बिहार में अगर आप आज से 10 साल पहले आए हैं और 10 साल के बाद अगर आज आप आ रहे हैं तो आपको यूपी में सड़कों का जो नेटवर्क है वो अलग तरीके का दिखेगा, जिसमें जो है आप चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे या लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो है सारे कहीं ना कहीं, या आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन गया और इसमें कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह सरकार द्वारा जो है लगातार इन सभी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। फिर कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो इन योजनाओं में भी देख रहे हैं जैसे मनरेगा स्कीम है, इन सारी स्कीम्स को में जो है ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक है, कि जिससे जो है लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा धन पहुंचे या लाभ पहुंचे उन क्षेत्रों का। फिर दक्षिण और पूर्वी एशिया में मजबूत क्षेत्रीय प्रगति, इन क्षेत्रों में भी देखा गया है कि लगातार इंडिया द्वारा अपना जो व्यापारिक संपर्क है उसको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर अब ये, क्योंकि इसमें हम इस तरह से कवर करते हैं कि आप मेंस में भी लिख सकें और अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन को घुमा दे यूपीएससी तो भी आप उसको टैकल कर सके। तो अगर वैश्विक संदर्भ में देखें तो अभी तक जो है 17% ही लक्ष्य जो है प्राप्त किए जा चुके हैं अभी तक।
ठीक है, जिनके जो टारगेट 2030 ही है। तो अभी जो है सरकार के पास या वैश्विक स्तर पर सभी देशों के पास जो है कम 5 साल ही बचे हैं, लेकिन अभी तक जो है 17% पाने का मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जो है एमडीजी गोल की तरह ही ना रह पाए, जो कि 2001 से 2015 तक चले थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी वजह क्या है कि जो पीछे अभी भी है संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिरता और फिर जलवायु संकट, ये तीनों चीजों को देख रहे हैं। संघर्ष की बात करें तो अभी देखिए कि यूक्रेन रशिया में चल ही रहा था, कि ईरान इजराइल में अभी सीज फायर हुआ, लेकिन वहां पर भी कितने बड़े पैमाने पे हुआ, फिर इजराइल फिलिस्तीन में हुआ, फिर उससे जो है पूरा मिड ईस्ट क्षेत्र प्रभावित हुआ। फिर अफ्रीकी देशों में उठाकर देखें तो सूडान में ले लें या कांगो में ले लें, रवांडा क्षेत्र में ले ले, तो इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं। अब फिर जो अरब क्रांति से जो भी देश आए थे, ये इस तरह से अगर हम देखें, ये मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के क्षेत्र में ले लें, तो यहां से जैसे यहाँ पे मोरक्को है, ठीक है, मोरक्को से लेके मोरक्को में तो शांतिपूर्ण स्थिति है, लेकिन इधर से यहाँ से आते हुए इजिप्ट तक यानी मिस्र तक का हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसके बाद हार्न ऑफ अफ्रीका में ये यहाँ पर भी इथोपिया, सोमालिया, ये सारे जो देश हैं, इनमें कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति उस तरीके की नहीं आ पाई है, या लीबिया में अभी भी घटनाएं वैसी देखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जो लगातार संघर्ष किया है, तो इंटरनल चल रहा है, जैसे सूडान में है। ठीक है, तो इससे क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी बड़े स्तर पे हो रहा है, जैसे कि गाजा में भी देखा गया कि एक विस्थापन बड़े स्तर पर देखा गया, जिसका प्रभाव जो है पड़ोसी देशों द्वारा भी महसूस किया गया, चाहे वो इजिप्ट हो या फिर लेबनान हो, चाहे या फिर जॉर्डन हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक अस्थिरता की बात करें तो इसी क्षेत्र में अभी देखिए कोविड पहले चला था, कोविड के बाद जो संरक्षणवादी नीतियां देशों द्वारा अपनाई गई, फिर या फिर व्यापारिक संघर्ष जो ट्रेड वार चाइना और अमेरिका के बीच में हो रहा है, फिर इसकी वजह से जो दोनों देशों द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं, उससे जो है मूल्य श्रृंखला प्रभावित हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिव मटेरियल हैं या कहीं ना कहीं चाइना का एक बड़ा रेयर अर्थ मेटल पर भी चाइना का एक बड़ा मोनोपोली या एकाधिकार बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि वैश्विक स्तर पर भी जो मूल्य श्रृंखला है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रगति में धीमापन देखा गया। फिर उसके बाद अगर जलवायु संकट की बात करें तो जैसे क्या है कि कहीं पर प्रगति होती है, लेकिन अगर अभी अमेरिका में भी देखा, जैसे लॉस एंजलिस का बड़ा क्षेत्र जो है जंगल की आग की चपेट में आ गया, और उसमें कई बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी के ही घर पूरा जल के राख हो गए। तो ऐसी घटनाओं से आप समझ सकते हैं उस क्षेत्र में एक जो डिस्ट्रक्शन होता है या मतलब विखंडन होता है, वो एक बड़े स्तर पर होता है। तो जलवायु संकट के परिणाम भी बहुत दूरगामी होते हैं, जो कि भारत भी, क्योंकि तटीय क्षेत्र भी बहुत है जहाँ पे साइक्लोन या जो चक्रवात है समय समय पर आते रहते हैं, फिर या ज्यादा बारिश की वजह से, अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया, तो ऐसे में कई जगहों पर देखा गया कि बाढ़ की घटनाएं, या फिर बाढ़ होती है या फिर ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उनकी वजह से बाढ़ आती है। लेकिन गर्मी में आप देखें कि हीट वेव की घटनाएं बढ़ जाती हैं या फिर सूखा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो प्रगति का मार्ग है उसमें एक रुकावट का काम करती हैं, जिससे जो है विश्व अपने जो गोल सेट किए हैं या सतत विकास लक्ष्य के तहत जो गोल सेट किया है विश्व ने, उनको पाने में एक रुकावट होती है या अड़चन आती है, जिसको फेस जो है दुनिया के सभी देश कर रहे हैं। सबके अलग अलग रणनीति है विकास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में सभी देश जो है बराबर जो है महसूस करते हैं इसका प्रभाव। ठीक है, भारत के साथ की बात करें तो भारत की जैसा बताया था विशाल जनसंख्या है और विकासात्मक प्रभाव के कारण ये चीज जो है महत्वपूर्ण है। अब एसडीजी गोल के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि एसडीजी गोल क्या है। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी आप लोगों से बताया गया है कि ये 2030 तक के लिए जो है 2015 में एक एजेंडा बनाया गया था कि हमें किन किन चीजों के या किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। उसके लिए एक कार्यवाही है जो कि वैश्विक स्तर पर जो है वृद्धि, समृद्धि, शांति, इन सब चीजों के लिए गोल बनाए गए थे। इसमें क्या है, जो 17 या 17 जो है गोल है, ये 159 जो है टारगेट है, या फिर आप कह सकते हैं कि 17 लक्ष्य हैं, 169 जो है उप लक्ष्य हैं जो इनके ही सब पार्ट हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ सकता है 17 लक्ष्य। और फिर इन 17 लक्ष्य को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेंस में आपको बहुत काम देंगे। क्योंकि जब आप जैसे महिला संबंधित कोई चीज लिख रहे हैं
तो महिला संबंधित आप आर्टिकल में या अपने आंसर में एसडीजी गोल या सतत विकास लक्ष्य को आपने निष्कर्ष भाग में लिख सकते हैं, या फिर आप गरीबी के संदर्भ में लिख रहे हैं, या बेरोजगारी के संबंध में लिख रहे हैं, या भुखमरी के संबंध में लिख रहे हैं, या महिलाओं की स्थिति या पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, या इवन जो जल के नीचे जीवन है, जैसे कि समुद्र के में निचली स्तर में जो जीवन है उसके बारे में भी इसको लेकर प्रावधान है, ठीक है। या फिर समावेशी विकास जो वैश्विक स्तर पर, या सामंजस्यपूर्ण विकास या बंधुत्व की भावना की बात करें, वो भी इसमें गोल में शामिल है। तो उनको निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, जिससे जैसे आप लोगों को मैंने पेपर में बताया था कि आप जैसे अगर महिला से संबंधित है तो जरूर डालिएगा कि 50% आबादी को आप छोड़ के पीछे आप कभी विकसित देश नहीं बन सकते। तो इस तरीके के आप इसमें भी आप एसडीजी गोल से भी आप इसका यूज कर सकते हैं इन लक्ष्यों का अपने निष्कर्ष को और ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि न्यूयॉर्क में ये 2015 में शिखर सम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र के तहत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन, जिसमें इसको बनाया गया था, जो कि जो एमडीजी गोल था ये 2000 से 2015 में खत्म हो रहा था। तो इसके बाद विकास की रणनीतियों के लिए और इसमें इसी पहलू को अपनाया गया था कि जो समावेशी विकास को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या था, इसमें सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय, मतलब एक तरह से ऐसी बातें आए तो आप सारी जो भी चीजें आपको याद आती हैं जो कि मानव के विकास के लिए अहम हो या मानवता के विकास के लिए अहम हो, आप उसको डाल दीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट मेंशन ही होगा। अब एसडीजी गोल के बारे में अगर बात कर लें धीरे, बस ये नाम सुनते हुए चलते हैं कि ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखा, इनका आप चार्ट भी बना लीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आपको कम से कम, आप इसको कम से कम हम बता रहे हैं हर पेपर के 5 क्वेश्चन में कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं, एस्से में भी या निबंध में आपको बहुत ज्यादा ये मदद करेंगे। जैसे जो है शून्य गरीबी से शून्य भुखमरी, अब इसको डिटेल में बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य या खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, पानी के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। इसमें जो है अभी आप जैसे IAEA की बात की है या WHO की बात करें उसमें भी, या IMF की बात की या वर्ल्ड बैंक की बात की, उसमें ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 17वां आपका लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ये जो है बंधुत्व की भावना और समावेशी या सामंजस्यपूर्ण कार्य प्रणाली को ये बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट 17 लक्ष्य हैं। आप इन 17 लक्ष्यों के नाम से ही जान गए होंगे कि आपको इसमें जो है कौन सी योजनाएं कवर करनी है, किस पहलू को आपको कवर करना है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इनको यूज करना है। अब भारत में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित अगर बात करें तो नीति आयोग भी जो है इस पर रेगुलर मॉनिटरिंग करता है। जैसा कि हमने बताया कि नीति आयोग जो रिपोर्ट निकाल रहा है, चाहे वो जल से संबंधित सूचकांक या वायु से संबंधित सूचकांक या एसडीजी से संबंधित या सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सूचकांक निकाल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं और आपको वो आना चाहिए कि वो किन किन पैरामीटर को या किन किन आयामों को वहां पर प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स निकालता है, तो इसमें क्या है कि एसडीजी इंडेक्स या सतत विकास लक्ष्य का अभी तक हमने देश स्तर पर देखा था। नीति आयोग इसमें क्या करता है, राज्यों को सबकी अपनी अपनी जो प्रगति है या उनमें जो कमियां हैं उनको आकलन करके जो राज्यों के स्तर पर इस चीज को निकालता है। अब फिर इसमें फोकस क्षेत्रों की बात करें तो सिंपली क्या है, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छता और डिजिटल पहुंच शामिल है, ठीक है। 2025 में आप एक बार और याद कर लिए, इसको पेपर में पूछा, 99वां स्थान भारत का था, ठीक है। ये द हिंदू में कवर किया गया है, डिटेल में आप आज के पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों टॉपिक को डिटेल में समझ लिया जिनके जो है पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर कि कर्नाटक में मंदिर में जो 15वीं सदी का मूर्तिकला दीपक मिला है उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या है, उसका हमें किस तरीके से एग्जाम के लिए हमारे जरूरी है और उसके कौन सी बिंदुओं को हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो कर्नाटक के ये उडुपी जिले में जो है अनंत पद्मनाभ मंदिर जो है वहां पर मिला है, ठीक है।
ये नाम मंदिर का याद रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके का पूछ सकता है तो हो सकता है कि कर्नाटक क्षेत्र में जो मंदिर है, चाहे होयसला मंदिर है या फिर विजयनगर कालीन मंदिर है, तो उनको एक मिलाकर जो है एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न में कोई ऐसा नहीं कि आपको अनंत पद्मनाभ मंदिर के बारे में वो अपना जो है 10 नंबर अपना खपाएगा, क्योंकि उसके पास, यूपीएससी के पास भी लिमिटेशन है कि उसको जो है 2 से 3 क्वेश्चन ही जैसे कल्चर से पूछ सकते हैं। तो ऐसे में वो कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो 400-500 सालों को कवर करते हैं या फिर एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। तो उनका मकसद ये होता है कि आपको किसी भी मुद्दे की डिटेलिंग में जाना, क्योंकि जो फैक्ट की बात है वो फैक्ट प्रीलिम्स में वो आपका चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम आते हैं कि ये विशिष्ट क्यों है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बता रहे थे हम कि शैव और वैष्णव प्रतिमाओं इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक धारणाएं रहती है या जनरली रहती है कि दक्षिण में जो शैव और वैष्णव की जो एक तरह से एक उनमें टसल चलती रहती थी, जो नैनार और अलवार भक्त थे उनमें आपस में इवन राजाओं को लेकर भी होता था कि अगर शैविज्म या नैनार या अलवार इन दोनों से के राजाओं में भी एक कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा रहता था हमेशा, और फिर इनको लेके एक प्रभाव भी बनाने का एक प्रयास होता था कि जो नैनार हैं या अलवार है, जो अलवार जो है वैष्णवाइट थे या वैष्णु भगवान को मानते थे, और नैनार जो थे वो शैव यानी शिव जी को मानते थे। तो इसको लेकर भी अलग अलग अपना एक गुट था, जिसको लेकर जो जब हम साउथ के बारे में या दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे या भक्ति आंदोलन, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो वहां पर ऐसी चीजों का मिलना एक अहम हो जाता है। ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से ये मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये सामाजिक संस्कृति या सामंजस्यपूर्ण संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे सतत विकास लक्ष्य के बारे में अभी पिछला बताया है, तो उसमें आप संवैधानिक आदर्श को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अभी शैव वैष्णव की प्रतिमाओं का मिश्रण जो मिला है, तो इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो ये संवैधानिक प्रावधानों में जो आपकी उद्देशिका या प्रस्तावना में मेंशन है बंधुत्व की भावना, तो उसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये क्या है, अनंत पद्मनाभ मंदिर में मिला है, उडुपी कर्नाटक में है। इसकी जो आयु है, मतलब जो टाइम पीरियड है या कार्यकाल है, तो वो 15वीं शताब्दी का है। ठीक है, अब फिर प्रतिमा विज्ञान के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि दोनों धर्मों को शामिल किया गया, शैव और वैष्णव दोनों धर्मों के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या पौराणिक कथाएं या फिर इसके जो सिग्नेचर है या जो हमारी उस समय की आस्था की या पूजा की पद्धति है उनको शामिल किया गया। फिर इसके सांस्कृतिक मूल्य के बारे में बात करें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान पर प्रकाश डालता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। अगर इसके कलात्मक महत्व की बात करें तो उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय प्रयुक्त सामग्री के बारे में भी ये बताती है। कैसे, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे हम बताएं, याद आ गया इससे कि नॉर्थ इंडिया में जो है बलुआ पत्थरों का ज्यादा यूज होता है कोई भी ऐसी चीज में, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां ग्रेनाइट का यूज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट में ग्रेनाइट ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वहीं नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में जो है बलुआ पत्थर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो जो उत्तर भारत में जो चीजें होंगी वो वहां पर जो उत्तर भारत में जो चीजें पाई जाती हैं उनका ज्यादा प्रयोग होगा। दक्षिण भारत में जो कलाकृतियां मिलेंगी उनमें दक्षिण भारत में पाई जाने वाली चीजें ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर आपको ज्योग्राफी को भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये खोज जो है मंदिर विरासत और भारत की जो प्राचीन मूर्तिकला की से संबंधित जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी बता रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 15वीं शताब्दी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर ले तो 15वीं शताब्दी का काल वही है कि इसी समय विजयनगर शासन में कहीं ना कहीं इसी के आसपास आए थे। बहमनी साम्राज्य भी इसी समय आया था, राजपूत शक्तियों का भी उदय इसी समय हुआ था। आप छोटे छोटे, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी इस समय जो है कमजोर पड़ने लगी थी 15वीं शताब्दी के दौरान, जो लोधी काल या सैयद काल आता है। फिर इसी समय जो छोटे छोटे जो मतलब सरदार थे या फिर जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम थे तो वो डेवलप हुए, और फिर उन्होंने अपना एक कल्चरल डेवलपमेंट देखा उस क्षेत्र ने। जैसे उस समय भी हम जौनपुर का देख सकते हैं या बंगाल में देख सकते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट उस फेज में हुए थे। ठीक है,
तो इन चीजों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब मिला के पढ़िएगा तो ज्यादा सही रहेगा। अब जैसे आपको फैक्ट प्रीलिम्स के लिए कहें कि अगर 15वीं शताब्दी में स्थापत्य से संबंधित अगर कुछ फैक्ट देख लें तो विजयनगर की जैसे बात कर रहे थे, हरिहर बुक्का ने इस शासन की स्थापना की थी, ठीक है, तो जो कि कहीं ना कहीं सल्तनत में या मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ था। अब ये 1336 से 1646 के बीच में चला था। अब हम सिर्फ मंदिर विशेषता के बारे में ही बात करते हैं। इनके समय विशाल गोपुरम बन गए थे। गोपुरम उनको बोलते हैं जो मंदिर में गेट होते थे। जैसे पहले क्या होता कि उत्तर भारत, अब यही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको थोड़ा सा पहले का पढ़ा होना, कि जैसे उत्तर भारत में मंदिर जो खुले क्षेत्र में होते हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती या चार दीवारी नहीं होती, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन वहीं दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे वो, क्योंकि वो आर्थिक केंद्र भी होते थे, सांस्कृतिक केंद्र भी होते थे और पॉलिटिकल या राजनीतिक केंद्र भी होते थे, तो उनके पास बड़ी जमीन का लैंड होता था जो कि टुकड़ा रहता था, तो कहीं ना कहीं उसको घेर देते थे, क्योंकि अंदर ही जो है एक अपना सिस्टम बना रहता था, जो एग्रीकल्चरल सिस्टम भी वहां अंदर अपने आप में एक अर्थव्यवस्था अंदर अगर छोटे स्तर पर देखे तो वो बनी रहती थी। तो इनका क्या होता था कि सर्कल बना देते थे या गोल, मतलब उसकी या चार दीवारी कर दी जाती थी। तो जो मंदिर की चार दीवारी की जाती थी तो उस पे बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे। तो पहले तो जैसे कि मंदिर सजावट पे ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसे राजशेखर के टाइम में या फिर नरसिंह वर्मन के टाइम में स्टार्टिंग में आप चोल कला काल पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों चीजें अपने चरम स्थिति में पा गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अब क्या है कि दरवाजों को सजावट, बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाने लगे, तो उसको बोलते हैं गोपुरम। तो विजयनगर के आते आते जो है विशाल गोपुरम बनाए गए, जैसे ये लेपाक्षी मंदिर में सिर्फ गोपुरम ही बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। फिर उसके बाद एकाश मूर्तियां, एकाश मूर्तियां का मतलब ये कि कई टुकड़े जो पत्थर के टुकड़े न जोड़कर एक ही बड़े पत्थर को पहले ले लिया और उसको तराश दिया, ठीक है। एकाश मंदिर आप जब कैलाशनाथ मंदिर की बात करेंगे जो कृष्णा सेकंड के टाइम में, या सॉरी कृष्णा फर्स्ट है शायद या कृष्णा थर्ड थे, वो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उनके काल में जो कैलाशनाथ का मंदिर जो एलोरा में बना है वो भी एकाश मंदिर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो वो, या फिर इसी में आगे जो है ये इसी मंदिर में ही आगे जो है एक उसमें भी नंदी है, और फिर लेपाक्षी मंदिर में भी नंदी की जो मूर्ति बनाई गई, नंदी जो है वो गाय को कहते हैं। या लेपाक्षी मंदिर की बात करें तो विशाल गोपुरम बनाए गए थे। अब दूसरे फैक्ट की बात करें इससे इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्या है, अलंकृत मंडप की यानी कि स्तंभ युक्त हॉल की जो बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे, जिसमें क्या है कि बहुत पिलर होते थे और पिलरों पर नक्काशी होती थी, उस पे दंत कथाएं होती थी, उस पे चित्र होते थे, अलग अलग चीजें होती थी। और फिर इसमें किस चीज का प्रयोग करते थे, ग्रेनाइट और नक्काशीदार स्तंभों का प्रयोग करते थे। ये एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेंगे, हम्पी विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर में भी आप देख सकते हैं। ऐसे कई और भी एग्जाम्पल हैं आपको जो दक्षिण में भारत के मंदिरों में दिख जाएंगे। फिर अगर हम उत्तर भारत की बात करें या इंडो इस्लामिक वास्तुकला की, तो इसमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत, बहमनी, गुजरात, मालवा, ये सब जगह आएगी। इन्होंने क्या किया था कि अब जो ट्रेब्यूएट की जगह आर्कुएट पद्धति को अपना लिया था, या बीम और धरन जो पद्धति को था, तो अब उसकी जगह अब मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया था। अब मेहराब और गुंबद के प्रयोग करने से क्या हुआ कि जो पिलर होता था, पिलर की जरूरतें कम हो गई थी, तो जिससे बड़े बड़े हॉल जो हैं या खुले हॉल जो है वो बनाने में आसानी हो गई थी। और फिर मीनारों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया था, जो कि इनिशियली जो है जो मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि मीनार अक्सर इसलिए बना दी जाती है कि पहले अजान देने के लिए यूज करते थे, अब जो है सिंबॉलिक फिर धीरे धीरे होता गया, क्योंकि जिससे ऊंचाई पर अजान दूर तक पहुंच सके। फिर उसके बाद ये लोग कौन सा यूज करते थे मटेरियल, जैसे पहले दक्षिण भारत की बात की तो ग्रेनाइट करते थे, ये लोग लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज करते थे। ग्रेनाइट की आपको मंदिर जो है उत्तर भारत में नहीं मिलेगी कहीं। फिर उसके बाद ये जो ज्यामिति आकृति, पुष्प आकृति, फारसी कैलिग्राफी, जो आपने ताजमहल में भी देखा होगा कि अरबी में लेख लिखा रहता है, उसको कैलिग्राफी कहते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें पित्रादुरा टेक्निक भी देख सकते हैं। पित्रादुरा टेक्निक उसको बोलते हैं जिसमें जो है रत्नों को जड़ाई कर दी जाती है, ठीक है।
फिर उससे जो मतलब एक सजावट का काम करती है। इसके एग्जाम्पल में जो है जामा मस्जिद, गोल गुम्बद, ये सारे आएंगे। इसी प्रकार राजपूत काल के, जैसे हमने बताया था कि जो उस समय स्वतंत्र हुई थी, छोटे छोटे रजवाड़े बने या किंगडम बने, तो उन्होंने जो है अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई। तो अब राजपूत वास्तुकला की बात करें तो राजपूत, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि आप लोग कहीं जाएं अगर या ऐसे चैप्टर पढ़ें तो उससे रिलेटेड एक चित्र भी अपने गूगल पेज में खोल लें, तो जिससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो इसमें क्या, राजपूत में छतरियों का प्रयोग देखा होगा आपने, गुंबद के आकार का बड़ा सा इस तरह से घुमावदार बना रहता है, जिसमें एक बीच में डंडा रहता है। छतरियों का प्रयोग जिसको आप आमेर फोर्ट में या फिर आप कुंभलगढ़ फोर्ट में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। फिर जो है सजावटी ब्रैकेट और बालकनियों का प्रयोग आपने देखा होगा जब किले में या महल से देखा होगा, चाहे आप जैसलमेर चले जाइए या बीकानेर चले जाइए, आपने जो फोर्ट या उदयपुर में भी आप फोर्ट के किनारे जो है आप उसमें बालकनी देखेंगे। फिर उसके बाद शिखर, नागर शिखर वाले मंदिर, आप ये तीनों जो चीजें हैं राजपूत, जो राजपूत काल की वास्तुकला है वहां पर आप देख लेंगे, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल में चित्तौड़ का है, कुंभलगढ़ है, आमेर फोर्ट, ये सारे भी आ जाएंगे इसी में, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि एक समन्वय देखा गया जो कि उस समय के जो एक कट्टर थे, जैसे आज जो है अभी कहीं ना कहीं समाज में अगर इस तरह से देखा गया कि आज जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम को आज से 500 साल बाद अगर पढ़ा जाए तो इतिहास में यही होगा कि इस समय जो है हिंदू और मुस्लिम जो है एक दूसरे पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा पे उतारू थे। ये ऐसी जो है अगर न्यूज आर्टिकल को देखा जाए जिस हिसाब से लगता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसी तरीके से जो शैविज्म और जो वैष्णविज्म था उसमें उस काल की जब आती है बात तो ऐसा ही देखा जाता है कहीं ना कहीं कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाए गए हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर शैव और वैष्णव दोनों जो है दोनों मान्यताओं को एक साथ अपनाया गया है, तो ये जो है धार्मिक सहिष्णुता और एकीकरण या सामंजस्य संपूर्ण समाज की एक बड़ा एग्जाम्पल जो है हमें दिखाता है। फिर इसके बाद इन्होंने कौन सी सामग्री यूज किया, तो दे सिंपली ग्रेनाइट का यूज किया था, उत्तर में बलुआ पत्थर का जैसे यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक रूपता अपनाई गई, स्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी है तभी आज तक जो है अभी तक वो एज इट इज जो है बरकरार है, ठीक है। ये जो है हिंदू में न्यूज निकली थी जिसको हमने यहाँ पर कवर किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि नारायण गुरु और गांधी जी के बीच में जो डिबेट हुई थी या जो कन्वर्सेशन हुई थी वो क्या थी और वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जो है विज्ञान भवन में ये नारायण गुरु और महात्मा गांधी की जो बीच में वार्तालाप हुई उसकी जो है शताब्दी समारोह को लेकर जो है संबोधित किया था, ठीक है। अब ऐसे में जो है नारायण गुरु के बारे में अब हम मेरा पहले भी एक पूरा डिटेल वीडियो नारायण गुरु पर ही डेडिकेटेड बनाया कि उन्होंने किस तरीके से समाज में समन्वय लाने के लिए और दलित वर्ग के उत्थान के लिए किस प्रकार कार्य किया, ठीक है। तो इससे इस घटना से या संबोधन से भी कई चीजें सामने आती हैं कि जैसे जो जो मेजर पिलर रहे हैं हमारे देश के उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देश पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि पूरा देश जो है वो उस कार्य में शामिल है या श्रद्धांजलि अर्पित किया, ठीक है। तो इससे क्या है कि इन लोगों ने सामाजिक एकता और राष्ट्रीय विकास के लिए एक मतलब एक कड़ी थे, क्योंकि अगर ये जो कम्युनल अवार्ड था या फिर जो भी अंग्रेजों द्वारा इस तरीके के कार्य किए गए थे या सेपरेट इलेक्टोरेट के काम या पृथक निर्वाचन के या फिर उस समय जो कि उससे ही कहीं ना कहीं प्रभावित होकर पाकिस्तान बना, जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, वही जो है हिंदू धर्म के अंदर भी स्टार्ट किया था कि हिंदू में भी कई लेयरों में तोड़ने की कोशिश की थी, जिसको जो है गांधी जी और राजगुरु जिसको गांधी जी और नारायण गुरु के बीच में वार्तालाप के द्वारा और इस चीज को मतलब सुलझाया गया। फिर उसके बाद अंबेडकर के साथ जो है किस तरीके से पूना पैक्ट हुआ और उसमें किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। तो किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है पिलर एक तरह से जो देश में अस्थायित्व के लिए, जिससे जो है आगे देश आजाद होने के बाद कहीं ना कहीं स्थिर रहा।
अफ्रीकी देशों जैसी स्थिति नहीं हुई, जो कि 1950 से 60 के बीच में आज़ाद तो सारे हुए, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई एक इस तरीके की स्टेबिलिटी नहीं आई है। इसीलिए गांधी जी हमेशा जो अहिंसक पूर्ण आंदोलन की ही बात करते रहे, क्योंकि अगर हिंसा से कोई चीज जीती जाती है तो वो हिंसा वहीं पर जीतने के बाद जंग समाप्त नहीं होती। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर लड़ रहा है समाज में, तो वो ऐसा नहीं है कि समाज में ही लड़ेगा या बाहर ही लड़ेगा, वो कल को अपने घर में आके लड़ेगा। अगर आज वो किसी दूसरे से लड़ रहा है, आज कोई हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, तो वो कल जाकर जरूर अपने भाई से लड़ेगा, अपने बाप से लड़ेगा, अपने पड़ोसी से लड़ेगा, अपने घर में वो वायलेंस करेगा। क्योंकि वायलेंस जो है ये आदत होती है, अगर एक बार आ जाती है तो ये इतनी सेलेक्टिव नहीं होती कि किसी इंसान के लिए होगी और किसी इंसान के लिए नहीं होगी, वो एक आपकी हैबिट होती है जिसको हमने देखा। इसीलिए गांधी जी द्वारा हमेशा जो है अहिंसक प्रगति को ही बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं इसको, एग्जांपल में भी बता सकते हैं किस तरीके से अफ्रीकी देश जो कि हिंसा के माध्यम से आजाद हुए थे, आज भी उसी हिंसा से जूझ रहे हैं और आज भी उनके समाज में कोई इस तरीके की प्रगति या शांतिपूर्ण भावना नहीं आ पाई है, जो कि इंडिया में पहले दिन से देखी जा रही है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात आएगी तो कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी जब 1947 में देश आजाद हुआ था, जिसके ऊपर कई लोगों ने शर्त लगाया था, बेटिंग बड़ी बड़ी लगी थी, इवन न्यूज़पेपर के जनरल्स में भी लिखा गया कि भारत जो है 1960 से पहले ही कई देशों में टूट जाएगा या कभी कई देशों में बढ़ जाएगा और भारत जो है एक जो है स्थिर देश कभी नहीं रह पाएगा। लेकिन इन सब चीजों को झूठ बताते हुए भारत ने किस तरीके से अपने 75 साल की प्रगति की, इससे जो है पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है और पूरी दुनिया द्वारा इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे हार्वर्ड हो चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, उसमें साउथ एशिया में जब बात आती है तो भारत में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो राजनीतिक संरचना है और लोगों के बीच में उससे जो जुड़ाव है उसको लेकर जरूर स्टडी की जाती है कि किस प्रकार जो है भारत एक प्रकार से शांतिपूर्ण बना हुआ है और शांतिपूर्ण जो संयमता थी उसको अभी भी बरकरार रखी गई। इसमें जो संविधान की रोल, संविधान निर्माता का रोल, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। तो बहरहाल यहाँ हम बात करते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये इससे इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, तो हमें जानना। जैसे श्री नारायण गुरु की विरासत के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ शॉर्ट्स में ही चलते हैं, जानते हैं कि इन्होंने जैसे समानता, सेवा, सद्भाव के बारे में बहुत ज्यादा की। जैसे इन्होंने समानता को ले तो इन्होंने मंदिर खोलो आंदोलन के बारे में बहुत ज्यादा अभियान चलाया कि मंदिर में दलितों के भी प्रवेश दिया जाए। ठीक है, फिर समाज में जो एक समतापूर्ण समाज बनाने के लिए इन्होंने एक धर्म, एक ईश्वर और मतलब पूरा एक विश्व, इस तरीके के स्लोगन भी दिए। ठीक है, अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें, इस जो डिबेट हुआ था तो इसने कहीं ना कहीं जैसे बात किया था अछूत आंदोलन के लिए या दलित वर्ग के उत्थान के लिए जो अभियान चलाया गया उसको एक दिशा दी। फिर सामाजिक न्याय और समावेशन की बात करेंगे। ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड एक दूसरे से ही हो जाएंगे क्योंकि आगे इन्होंने ही भेदभाव को समाप्त करने में अहम कड़ी साबित हुई और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रगति को बढ़ाया, जो कि आपने इसके बाद देखा होगा गांधी जी द्वारा भी बहुत तेजी से इस चीज पर अभियान चलाया गया, जिसमें जो हरिजन को लेकर न्यूज़पेपर में भी उनके द्वारा आर्टिकल लगाया गया। मतलब एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से इस चीज को सपोर्ट किया गया। अब अगर श्री नारायण गुरु के बारे में शॉर्ट में कुछ फैक्ट जान लें जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सिंपली जैसे कि ये समाज सुधारक थे, वो सारी चीजें, आध्यात्मिक नेता भी थे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमें एग्जाम के लिए जानना, तो मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसका ये जो स्लोगन है ये इन्होंने ही दिया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें पूछ सकता है कि ये किसने दिया, और 3-4 धर्म सुधारक जैसे पेरियार को भी शामिल किया जा सकता है जो कि आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े थे या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से थे, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इस चीज पे क्लियर रखिएगा कि ये इन्होंने किया था। और फिर 1903 में ही इन्होंने नारायण धर्म परिपालन जो योगम एक स्थापना की थी, जिसमें जो है एक सोसाइटी थी जो कि उत्थान के लिए कार्य करती थी। और फिर उसके बाद इन्होंने दलित जातियों के लिए मंदिर खोलो के लिए, मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए भी उन्होंने किया। फिर ब्राह्मणवादी जो रूढ़िवादी
चीजें थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया, शिक्षा को लेके बढ़ावा दिया, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के साथ इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट था कि सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाया, और जो है हमेशा ये सारे कार्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किया। जैसे सार्वभौमिक मार्ग के बारे में ही ये चीज आप कोट कर सकते हैं कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की ही लगातार इन्होंने बात की। अब अगर दूसरी तरफ महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर ही पूरा आंदोलन चलाया। इन्होंने ग्रामीण वर्गों को, खास तौर से दलितों को, सबको एक साथ लिया, जिसको आप देखते हैं कि संविधान में भी उसका असर दिखता है। जैसे ग्रामीण आत्मनिर्भरता की बात करें तो आर्टिकल 40 जो है ये इसी से संबंधित है। फिर हरिजन से संबंधित देखिए आपने जो रिजर्वेशन का प्रावधान आज देख रहे हैं या आरक्षण का प्रावधान, इसमें जो भी गांधी जी का सबसे एक अहम योगदान था, कहीं ना कहीं इनका ही एक इनिशिएटिव था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके योगदान में कही जाएगी। फिर असहयोग, नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन, सारे आंदोलन में एक अहम इन्होंने, इवन जो है अगर अहिंसा को के इतने बड़े मतलब फॉलोअर थे कि इन्होंने हल्की सी हिंसा हुई थी चौरी चौरा में, तो उसके बाद इन्होंने जो है अपना असहयोग आंदोलन ही जो है समाप्त कर दिया। आप इससे जो है इनका कितना मतलब सटीक था, कोई भी मतलब डेविएशन नहीं था, इनके जो रुख था वो एकदम स्ट्रेट था, उसमें कोई भी विचलन कभी नहीं आया सत्य और अहिंसा को लेकर। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। साथ में जो है इन्होंने सर्वोदय यानी सभी के कल्याण की बात हमेशा की। सभी के कल्याण का मतलब ये है कि अगर आप जो है किसी लाइन में आप आखिरी हैं तो आपको भी वही महसूस होना चाहिए जो कि उस लाइन में जो है पहले स्थान पर है। तो इसका मतलब है कि सभी का कल्याण यानी सभी लोगों का कल्याण, ये ऐसी भावनाओं का इन्होंने विकास किया, ठीक है। फिर उन्होंने जो लोगों के लिए डायरेक्ट फायदे के लिए खादी, ग्रामोद्योग और शिक्षा, अब शिक्षा खास तौर से जो है नेटिव या स्थानीय स्तर पर शिक्षा या मातृभाषा में शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया। फिर अगर ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो 1950 में जो है 1925 में केरल के शिवगिरी में ये मुलाकात श्री नारायण गुरु से हुई थी। अब फिर दोनों लोगों ने वही सेम चीज जो आगे डिस्कस किया, उसमें सामाजिक न्याय और शोषितों के उत्थान के लिए बात किया था और प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जो कि आगे इन चीजों में इन लोगों द्वारा जो अपनाए गए कार्य थे उसमें दिखती है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो CAR टेक्नोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट ये सबसे ज्यादा ये न्यूज में कोरोना टाइम से ही है कि जिससे इसका मेन मकसद था कोरोना, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर हो रही थी या प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा था। तो ये भी जो आपका टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी जो ये कॉन्टेक्स्ट है जो हम आज बात करें तो CAR-T कोशिकाएं बनाने की जो इन विवो टेक्निक है, ठीक है, इन विवो तकनीक है, वो कैंसर देखभाल में जो है ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। तो अब ये किस प्रकार आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार कैंसर के लिए जो है कैंसर से लड़ने में मददगार हो सकती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव या लागत में कम हो सकती है। इन सारी चीजों को अब जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये क्या चीज है, किस तरीके के, किस प्रकार ये नवाचार में क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। तो CAR जो अपना T सेल्स हैं, ये जो है इसको अगर हम देखें फुल फॉर्म जो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल होता है या अणु होता है, ये जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज ले जाता है, ठीक है। मैसेज ले जाकर जो सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, और जो सेल एक्टिवेट करता है तो वो जो उनका एक्टिवेशन होता है, जो वहां पर जो कैंसरकारी कोशिकाएं होती हैं उनके खिलाफ काम करता है या उनके खिलाफ काम करने के लिए निर्देश देता है। तो क्योंकि ये एक मैसेंजर का काम करता है, तो जब निर्देश देता है लड़ने के लिए, तो उससे जो मतलब कार्य प्रणाली या एक्टिविटी जो सेल द्वारा शुरू की जाती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है कैंसर का प्रभाव खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक मतलब एक तरह से समझिए, अगर हम लेमैन की परिभाषा में बताएं या आम इंसान की भाषा में बताएं तो इसका कार्य ये है कि एक संदेश लेके गई, ये जैसे एक शरीर है उसमें कई भाग हैं, उसमें कोई एक पार्टिकल हमने डाला ऐसा कि वो क्या संदेश वाहक का काम किया, और फिर ये संदेश जो लेके गया ये उस इंसान के पास लेके गया या उस भाग के पास लेके गया जो है सामने वाले जो शत्रु या कैंसर कोशिका से लड़ने में सक्षम था। तो उसको ये मैसेज दिया कि आपको जो है इससे इस भाग से लड़ना है,
ठीक है। तो उससे जो लड़ के जो है वो कैंसर के प्रभाव को समाप्त किया। इस तरह से आप समझिए कि मतलब एक तरह से किसी भी पार्टिकल या शरीर की जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं उनको मैसेज देता है कि आपको जो है जो कैंसरकारी पदार्थ है या कैंसरकारी कोशिकाएं हैं उनको समाप्त करना है, ठीक है। तो इससे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। ये इसी वजह से इसको एमआरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए आपने पढ़ा होगा, जो एमआरएनए लोडेड लिपिड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनसे सीधे जो है रक्त प्रवाह में क्योंकि इंजेक्ट किया जाता है, जिससे फिर ये आगे काम करते हैं और इसमें जो है बी निगेटिव जो है आपकी कोशिका लिम्फोमा है, ये जो है एक्टिवेट कर देते हैं इनको, जिससे ये जो है कैंसरकारी पदार्थों से लड़ने में सक्षम हो जाती है। और फिर ये जो है इससे जो है अगले जो है कोई भी इफेक्टिव जो है वायरस अटैक होता है या एक्स वीवो यानी बाहरी, जैसे इन विवो आंतरिक हो गया, अब एक्स विवो ये मतलब बाहरी कोई भी मतलब इस तरीके की एक्टिविटी होती है जिससे जो है शरीर प्रतिकूल रूप से अगर प्रभावित होता है तो उससे लड़ने में आगे जो है भी सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है आनुवांशिक दुष्प्रभाव जो होते हैं या म्यूटेशन जो होने के डर रहते हैं या जेनेटिक चेंजेस जो आने के डर रहते हैं वो भी बचे रहते हैं और इससे जो है कोई भी जेनेटिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है इसमें हमारी जो है इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो है पूरी कीमोथेरेपी करने से बच जाते हैं, वो सारा पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसमें जो एक सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर इतने सीधे सीधे अगर हो रहा है तो सिंपली है कि इससे कहीं ना कहीं हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें उतना तामझाम नहीं होगा। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे तो अगर जो सिंपल जो है CAR-T थेरेपी की पारंपरिक जो लागत थी इसकी वो 60 से 70 लाख रुपए थी, लेकिन अब जो नया प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है इसमें जो है कुछ लाखों तक ये सीमित हो जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये डेवलपमेंटल फेज के साथ एप्लीकेशन फेज में या प्रायोगिक जो चरण है उससे आगे निकलकर जब एक कमर्शियल चरण में या वाणिज्यिक चरण में आ जाएगी तो ये कई हजार तक आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह जैसे अगर आप आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले मोबाइल की बात करेंगे तो तब के कॉस्ट में और आज के जो कॉस्ट है या आज की लागत है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया, कमी हो गई है। और फीचर्स जो है पहले सिर्फ कॉलिंग आने जाने का फीचर होता था, यानी मोबाइल का मतलब था कि कॉल करना, कॉल रिसीव करना, उस वही जो है 40 से 50 हजार के मिलते थे अगर आज से आप 30-35 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। फिर कई तो थे ही नहीं, बहुत लिमिटेड लोग तक ही पहुंचती, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वैसे वैसे सस्ती भी होती है, प्रिसाइज भी होती है, इफेक्टिव भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुशल एवं त्वरित है, क्योंकि इसमें लिपिड नैनो पार्टिकल का यूज किया जाता है तो ये जो है बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और कम समय में ज्यादा रिजल्ट इफेक्टिव आता है या प्रभावशील रिजल्ट आता है। और फिर ये आसानी से सुलभ है, फिर मतलब इनमें जो है संसाधन के जो वेस्टेज होता है वो उस तरीके से नहीं होता, संसाधन की लागत भी कम आती है, तो ये सारे जो है इनसे लाभ है। अब इसके अगर जो अभी प्री क्लिनिकल सक्सेस अभी तक क्या क्या रही है तो इसका जो बंदरों पर प्रशिक्षण किया गया है वो अभी तक जो है 85 से 95% तक जो रिजल्ट आए हैं वो जो है कहीं ना कहीं सही साबित हुए हैं। और उसके बाद जो इनका जो टारगेट किया गया वो टारगेट पर भी काम किया है इफेक्टिव तरीके से, जिससे वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव दिखा है, ठीक है। और इन्होंने जो है जो एक सेट पैटर्न बनाया गया था रिजल्ट के लिए कि ये रिजल्ट की आशा की गई थी उस तरीके के ही रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अभी अगर रिस्क और सेफ्टी की बात करें कि अभी मतलब वो ये सारी तो चीजें पॉजिटिव थी, तो अभी क्या है कि अभी एक तो ये प्री क्लिनिकल अभी फेज में है, तो इसका अभी इफेक्टिव ये नहीं कहा जा सकता कि अभी जो मानव पर ये इसका प्रभाव किस प्रकार का होगा और मानव के लिए ये इसका जो है किस तरीके से अपने अंदर एडॉप्ट हो रहा है, या आगे के आने वाले समय में मानव पर ये जब भी किसी भी इंसान के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो आगे के चरण में उसके साथ क्या चेंजेस आएंगे या क्या परिवर्तन होंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं लगता, इस चीज को जानने में जो है 10 साल लग जाते हैं कि एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। फिर लेकिन क्योंकि कहीं कहीं पर जो है गंभीर प्रतिक्रिया देखी गई है इस टेस्ट के चरण में, तो इसलिए ये जो है अभी
मतलब इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये पूरा जो है कैंसर के लिए रामबाण ही साबित होने वाली। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो है एक अहम कड़ी साबित होगी या एक बेस का काम करेगी, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और प्रभावशील भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये क्या है बी, अगर भारत के ये भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी आप देखते हैं कि बी सेल कैंसर जो है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां जो बहुत ज्यादा पाई गई हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित है, एक मेजर चंक है। तो उसमें जो है एक लाभकारी ये हो सकती है, सस्ती हो सकती है और इसके लिए किफायती और स्केलेबल इसको बनाया जा सकता है, मतलब जो है ज्यादातर लोगों को इसमें कवर किया जा सकता है। अब हम चार्ट में देख लेते हैं कि CRT जो थेरेपी है वो क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित थेरेपी है, जो कि कैंसर से लड़ने के लिए विशेष रूप से जो टी कोशिकाएं हैं, टी कोशिकाओं का उपयोग करती हैं। ठीक है, अब जो CRT क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है। ठीक है, जो कि पहले भी बता चुके हैं, और ये टी सेल्स का यूज करती है जो कि आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड की जाती है, जो आपकी कैंसर कोशिकाएं होती है उनकी पहचान करती हैं और फिर उनको टारगेट करती हैं, उनको मैसेज देकर। ठीक है, तो ये किस प्रकार काम करती है, तो एक बार हम फंक्शन की बात करें। अगर फंक्शन की बात करें कि किस प्रकार काम करती हैं, तो टी कोशिकाएं पहले जो है कलेक्शन करते हैं कि टी कोशिकाएं जो है रोगी के रक्त से एकत्र की जाती हैं, फिर उसमें जो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी उस चीज को ऐड ऑन किया जाता है टी कोशिकाओं को उनकी सतह पर। ठीक है, संशोधित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है अपने आप जब संशोधित किया जाता है तो अगले चरण में सेल मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि सेल का वर्क भी हमने बताया कि सेल का प्रोग्रेशन जो होता है या सेल की या कोशिका की वृद्धि होती है, तो वो जो है गुणन किस तरीके से होता है, 2 4 8 फिर 16 32 64 128 इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद री इन्फ्यूजन करते हैं, मतलब जब बढ़ने लगती है तो उसको फिर से इंजीनियर जो कोशिका को शरीर में रोगी के इंसर्ट कर देते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू या किसी अन्य तरह से भी करते हैं। और फिर ये जो जब अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, तो ये जो चीजें हैं, जो कोशिकाएं जो हैं, CRT कोशिकाएं, ये जो है कैंसर कोशिकाओं को पहचान करती है और उनको समाप्त करती है। ठीक है, इसका जो ब्लड कैंसर के लिए यूज सबसे ज्यादा किया जा सकता है, जिसमें बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो सकता है, या फिर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है, या मल्टीपल माइलोना जैसे केस में भी इस चीज का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमें इस पहलू से जानना था। अब भारत में CRT की बात करेंगे तो भारत में पहली जो स्वदेशी रूप से जो है नेक्स्ट कार 19 है, ये याद रखिएगा। कभी मतलब रैंडम फैक्ट में अगर पूछा है तो पूछ सकता है, जो कि IIT बॉम्बे और इम्यूनो एक्ट द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ठीक है, फिर वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो इससे जो है कहीं ना कहीं लागत कम हो जाएगी, और इसके साथ चुनौतियों की है। तो चुनौतियां हमने जैसे बताया कि इनिशियल स्टेज है या अभी प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसकी उच्च लागत होगी, या फिर इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या फिर जो इसका रिजल्ट है अभी उस तरीके का विश्वास नहीं जीत पाया। तो ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं जो पीछे फैक्ट हमने बात किया उसी से ही आपका इनहेरिट कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। ठीक है, तो आज तक के लिए यही है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कल।